हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फील फिजिक्स। जैसा कि अपन ने एयरफोर्स का जो प्रैक्टिस बैच है वो स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अपन मॉडल पेपर करवा रहे हैं। तो उसी में अपन आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज मॉडल पेपर 3। और लॉकडाउन लग रहा है, उस वजह से स्टूडियो बंद है, तो अपन यहाँ कॉपी में ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दूरी से अलग 6 कूलाम और 2 कूलाम की दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थैतिक बल 12 न्यूटन है। यदि उनमें से प्रत्येक में -4c आवेश जोड़ा जाता है तो उनके बीच बल का नया परिमाण ज्ञात कीजिए। अपने को दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, और चार्जेज की वैल्यू है 6 कूलाम एंड 2 कूलाम। सम डिस्टेंस वो सेपरेट है। If -4 coulomb charge is added to each of them, then find the new magnitude of force between them. Distance है वो distance between the charge remains same, मतलब उसमें ऐड करने के बाद में वो सेम रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन। आपने क्या दे रखा है, वैद्युत स्थैतिक बल 12 न्यूटन है, यानी कि कूलाम फोर्स है वो 12 न्यूटन दे रखा है अपने को। अब कूलाम फोर्स क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R होता है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर। तो अपन इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपन लिखेंगे F इजिकल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ जो ये K है ये एक कॉन्स्टेंट है। तो ये जो था कूलाम फोर्स। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो अपन ने देखा कि अपने को दे रखा है 12 न्यूटन, लिख दिया। कांस्टेंट को ऐसे ही रख दो। चार्जेज की वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है 6 और 2। आर की वैल्यू, डिस्टेंस अपने को पता नहीं, इसमें दे रखा है कुछ दूरी से, सम डिस्टेंस, फिक्स अपने को वैल्यू नहीं दे रखी, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। और ये मान लो एक ये है और ये दूसरा कॉलम, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है अपने को दे नहीं रखी है। तो अपने को यहाँ से मिला यानी कि 12K/R स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, तो K/R स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 1। कूलाम फोर्स में वैसे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब यहाँ पे जो अपन करेंगे, इसमें आगे क्या दे रखा है, ये तो हमने वैल्यू निकाली R की, आगे क्या दे रखा है ये देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि -4 कूलाम का जो चार्ज है वो ऐड किया जाता है ईच ऑफ देम, दोनों में। तो इसमें -4 ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और इसमें -4 ऐड करेंगे तो बचेगा -2। अब जो नया मैग्नीट्यूड आएगा, न्यू मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, बल का, फोर्स का, तो K/Q1 Q2/R स्क्वायर। अब अपन यहाँ से लिखेंगे K/R स्क्वायर अलग से लिख दिया, Q1 2 Q2 -2। अब K/R स्क्वायर की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली थी 1, तो ये 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 × -4, यानी F अपने पास आ गया -4 न्यूटन। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, यानी अपने पास जो न्यू मैग्नीट्यूड है वो आया 4 न्यूटन। यहाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंग के आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और प्रसार के वेग के बीच संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब अपने को पता है, इसमें अपन ने एक देखा है एक चीज अपने को दे रखा है वेग, राइट। अब वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, लेंथ,
और यहाँ पे लेंथ का काम कौन करता है, वेव लेंथ, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है, उसे लेंथ होती है एक। तो यहाँ पे लैम्बडा लिख देंगे, ये वी लिख दिया वेलोसिटी का, और टाइम की जगह अपन लिख देंगे टाइम पीरियड टी। अब यहाँ पे अपन ने देखा ही लैम्बडा इंटू 1/t लिख सकते हैं इसको। ये 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे v इजकल टू लैम्बडा इंटू एफ। यहाँ पे कौन सा इसमें है जो v इजकल टू लैम्बडा इंटू एफ है, ये अपने पास है ऑप्शन सी, v इजकल टू एफ इंटू लैम्बडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कौन सा लॉजिक गेट निम्न आउटपुट देगा, अपने बोल रहा है कि विच लॉजिक गेट विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। अपने को यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और उसमें आउटपुट पूछ रहा है कौन सा आउटपुट देगा। तो उसके लिए मैं आपको लॉजिक गेट बताता हूँ, लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। तो पहले लॉजिक गेट देखिए आप, लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट मेनली 3 लॉजिक गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और का मतलब हिंदी में अपन लिखेंगे या, एंड का और नोट का तो सब पता है नहीं। ये इनके मैंने हिंदी में मीनिंग लिखे हैं समझाने के लिए। अब इनकी अपन यहाँ पे बात करेंगे तो और गेट होता है इस टाइप से। फर्स्ट और गेट लेते हैं, ये इनपुट ए है और ये इनपुट है और ये इसमें आउटपुट निकल रहा है। और मतलब या तो ये या ये, यानी या मतलब प्लस, यानी वाई इनपुट जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। अब इसकी टेबल बनाएंगे, ये वाई। अब यहाँ पे मैंने 0 लिया, यहाँ पे भी 0 लिया, दोनों 0, या बी 0 है या बी 0, तो वाई क्या आएगा 0। या तो ए 1 या बी 1, तो बी 1 आ गया तो वैल्यू 1, ए 1 है बी 0 तो वैल्यू 1, और दोनों 1 है तो 1 आएगी। ये बाइनरी कोड होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं किसी भी सिस्टम में इनपुट देने के लिए। 0 और 1 की बाइनरी कोड के रूप में इनपुट जो देते हैं वो होते हैं लॉजिक गेट। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, उसको ट्रांसफ़र करना, उसका जो मीडियम होता है वो। ये तो हो गया अपना और गेट। अब लिखते हैं एंड गेट। एंड मतलब और, यानी ए और बी, इसमें भी 2 होते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, इसमें ए और बी 2 इनपुट होते हैं और एक ये आउटपुट होता है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इजिकल टू ए डॉट बी, यानी ए और बी दोनों, यानी ए और बी और ये इनपुट y, यानी a 0 है और b भी 0 है तो 0, a 1 है बट b 0 है तो 0 ही आएगा। a 0 आ गया, b 1 आ गया बट 0 आया, दोनों 1 होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। और का मतलब ये होता है। जो थर्ड लॉजिक गेट है अपने पास, वो है अपने पास नॉट गेट, यानी कि नहीं। इसका जो डायग्राम होता है ऐसे होता है, इस पे यहाँ पे एक सर्कल होता है, ये इसको प्रतिबद्ध करता है। इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो होता है ए बार, यानी कि अपोजिट ऑफ वाई। इसका एक्सप्रेशन है ये है, और इसकी जो टेबल बनेगी वो बनेगी ये, यानी कि ए है वो 1 है तो वाई क्या आएगा 0, और ए 0 है तो वाई क्या आएगा 1। अब इसके अकॉर्डिंग इसके बाद में अपने पास 2 यूनिवर्सल गेट और होते हैं, यूनिवर्सल गेट और होते हैं अपने पास, यानी एक होता है एन एन डी गेट और एक होता है एन और नॉर गेट। अब एन एन डी गेट से अपने देख रहे हैं एन
ओ टी प्लस एंड गेट, और ये नोट प्लस और गेट, यानी कि एंड गेट का जो उल्टा होगा वो एंड गेट, और गेट है उसका उल्टा होगा वो नोट गेट। टेबल वही रहेगी, यही टेबल रहेगी, इसमें उल्टा हो जाएगा टेबल, यानी ये दोनों जीरो आ रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें नोट जुड़ गया, नोट से उल्टा हो जाता है। तो अपने इस टेबल में अपने देखते हैं, तो अपने पास जो इनपुट आया वो कौन सा आया, अपने पास इनपुट इसमें आया है एंड गेट का, जो एंड गेट की टेबल है, यानी ए या बी, ये नहीं ए और बी दोनों की टेबल आई, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन आएगा बी, एंड गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स। थ्रस्ट एक प्रकार का प्रेशर होता है, दाब होता है, और दाब क्या होता है, फोर्स होता है। अपन किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं तो उसमें अपन फोर्स कर रहे हैं तभी तो प्रेशर लग रहा है, तो ये तो भाई जहर बात है कतई, थ्रस्ट तो एक फोर्स है। अब वेट, अपन इसको वेट बोलते हैं, वेट होता है भार बल, mg, नीचे की तरफ लगता है, अपन बोलते हैं वेट, भार बल हिंदी में, तो ये भी बल हो गया, फोर्स। टेंशन या तनाव बल, तो टेंशन जो होता है वो भी एक फोर्स होता है। अपने जो फोर्स का जो चैप्टर है 12th के आई थिंक 5 नंबर का है, हाँ, उसमें एक रस्सी का एग्जाम्पल आता है कि एक बंदर है, वो रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, तो टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो टेंशन लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है, तो ये भी फोर्स होगा, कतई जहर बात है। इम्पल्स, आवेग, यानी कि किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई होता है बिल्कुल कम समय के लिए, एफ डेल टी, मतलब इसमें टाइम के साथ है, मतलब ये फोर्स है नहीं किसी चीज़ पे, तो ये क्या हो गया, इम्पल्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि v, आपने एक समीकरण दे रखी है v इजकल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर में v वेग है, इस समीकरण में v इज वेलोसिटी एंड t इन सेकेंड, यानी सेकेंड में है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ b, अपने को b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन, और यही वेरी इक्वेशन थी उस क्वेश्चन में, मैंने लास्ट पेपर में करवाई थी, उसमें ये था कि जो यहाँ पे जो टी वगैरह जो भी यहाँ पे दे रखा था वो फोर्स था, पी था, और वो फोर्स का काम कर रहा था, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो इसमें अपन लगाएंगे डायमेंशनल जो होमोजेनिटी होती है, जो डायमेंशनल जो होमोजेनिटी होती है, लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जो तीनों टर्म है वो बराबर होती है इक्वेशन की, 80 और ये बी टी स्क्वायर, ऐसे होता है। अब अपने को फाइंड आउट किसकी करनी है, बी की, तो v और b के टर्म को ले लेंगे। अपने को वेग दे रखा है, वेग की बीमा अपने लिख लिया एल टी माइनस 1, बी की अपने को फाइंड आउट करनी है, बी को अलग लिख लो, और टी की बीमा T2 हो ही गई। अब टी नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी b इजकल टू एल टी माइनस 1 अपॉन T2। अब इसको ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी b इजकल टू एल टी माइनस 3, विमा क्या आई, एल टी माइनस 3, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ इमेजेज अपने को फाइंड आउट करनी है। टू प्लेन मिरर्स में इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 72 डिग्री विल बी। ये मैंने लास्ट से मतलब फर्स्ट उसमें करवाया था, मॉडल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें एंगल था वो 120 डिग्री था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ इमेजेज का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेज, ये क्या होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। सिंपल फॉर्मूला है। अब 360 डिग्री
अपॉन थीटा अपने को क्या दे रखा है 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री यहाँ पे रख दो तो कितना आया 5। इसको यहाँ से करेंगे ना तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सेम ऐसे जो क्वेश्चन है वो आते हैं एयरफोर्स के पेपर में। और मतलब इतना हार्ड पेपर आता नहीं है एयरफोर्स का जैसा अपन सोचते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक LCR परिपथ के अनुनादी आवृत्ति का गणितीय रूप है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए LCR सर्किट इज इक्वल टू। अब जो रेजोनेंस मतलब गेट करने के लिए उसमें मेन चीज़ होती है कि जो XL और XC है मतलब कुंडली की प्रतिबाधा है और जो कैपेसिटर की जो प्रतिबाधा है ना वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल। वो यहाँ पर ने इक्वल की। अब इसको लिखेंगे 2 पाई FL इक्वल टू 1/2 FC। अब अपने को इसमें देखना है क्या फाइंड आउट करना है अपने को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अलग रख लो F²। भाई ये F और ये F दोनों जुड़ क्या हो गए F²। अब 1/2 बच गया यहाँ पे, ये वाला 2 भी नीचे आ गया, यहाँ पे बचा 2 C और यहाँ से 2 L आ गया नीचे। मतलब F² अपने पास कितना आ गया 1/4 LC। तो F जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी अपने पास 1/2 LC। और ये अपने पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रसार स्थिरांक या कोणीय तरंग संख्या के बराबर है C 2π/λ। कैसे आया भाई, अभी मैंने आपको एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, λ/t बताया था, मैंने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे अपन ने किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 v = λ/t। यहाँ पे अपन ने किया था, उसी पे बेसिस अपन यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ऊपर, अब इसमें मैंने क्या चेंज किया, ऊपर 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया। तो 2π/t ये क्या हो गया, आवृत्ति हो गई। और जो ये λ/2 है ये इसको लिख दिया k, मतलब एज ए कांस्टेंट। तो k जो आया ये क्या आया अपने पास 1/k यानी λ/2। तो k क्या आ गया 2π/λ। और ये अपने को जो कांस्टेंट जो ये वैल्यू ली थी अपन ने, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल मतलब क्वेश्चन है, अच्छा भी है, एक लॉजिक है इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस की RMS स्पीड है। द RMS स्पीड ऑफ गैस एट 27 डिग्री इज V। If the temperature of the gas is raised at 327 degree centigrade then the RMS speed of gas is। मतलब क्या बोल रहा है कि 327 डिग्री तक तापमान को बढ़ाया जाता है तो गैस की RMS गति क्या होगी। भाई गैस की जो RMS जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है, VRMS क्या होता है 3RT/m। अब ये m क्या है यहाँ पे भाई, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई जो अणु है उनका जो द्रव्यमान भी तो होता है, गैस के जो अणु उनका वो m हो गया। r क्या है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। t यहाँ पे टेम्परेचर है, v वेलोसिटी है, यानी कि 3 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये भी कांस्टेंट है। मतलब अपने पास सारे कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो चर राशि कौन सी होती है, वेरिएंट कौन सा बचा है अपने पास T यानी टेम्परेचर। यानी कि यहाँ से अपने को देखा अपन ने VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है,
जो गैस की जो आरएमएस स्पीड है वीआरएमएस फाइंड आउट करना है। एक वीआरएमएस अपने को दे रखा है इसने एक टेम्परेचर पे और दूसरे टेम्परेचर पे अपने को फाइंड आउट करना है। इसका अपन रेशो करेंगे जिससे अपने पास 3 वैल्यू है और चौथी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। यानी वीआरएमएस इसको 1 लिख दो और वीआरएमएस इसको 2 लिख दो, √T1/T2। अब ये अपने पास पहले से है फर्स्ट कितना दे रखा है V, नीचे वाला वीआरएमएस लिख दो। अब T1 है ये इसमें अपने को सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसको अपन चेंज करेंगे किस में, केल्विन में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी टेम्परेचर चलता है वो केल्विन में चलता है। तो केल्विन में चेंज करेंगे तो उसके लिए भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 273 केल्विन। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड का करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 केल्विन, इसमें 27 जुड़ जाएगा। और 327 का करेंगे तो 600 केल्विन हो जाएगा। यानी कि ये T1 तो अपने पास आ गया 300, T2 क्या आ गया 600, यानी 300/600 का अंडर रूट, यानी V/VRMS इजकल टू √2 और ये 1/√2 आ गया, यानी 1/√2। अब √2 को इधर भेज देंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, यानी VRMS इजकल टू क्या है अपने पास V√2, यानी VRMS क्या है अपने पास V√2, यानी V√2 क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ताप को परिभाषित करता है, यानी विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द कंसेप्ट टेम्परेचर। अब फर्स्ट लॉ दे रखा है, फर्स्ट लॉ क्या होता है du=dq + dw, किसको दिखा रहा है, इसमें टेम्परेचर है ही नहीं, ये एनर्जी का जो होता है एनर्जी कांस्टेंट, भाई एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है ना वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लास्ट मॉडल पेपर में मैंने करवाई बताई ये क्वेश्चन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है 2 नियम होते हैं। फर्स्ट होता है कार्नोट, सेकंड तो कार्नोट जो हीट इंजन वो होता है कि ऐसे इंजन की कल्पना की जा सकती है जिसकी जो इफ़िशियंसी वो 100% हो, और फर्स्ट होता है कि ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता जिसकी इफ़िशियंसी 100%। और इसमें एक में बोलता है एक रूल में कि जो ऐसा इंजन या कोई भी इक्विपमेंट ऐसा अपन नहीं बना सकते हैं जिसमें जो सिंक से एनर्जी प्राप्त करके सोर्स को ना दे, मतलब डायरेक्ट हो। तो ये तो इसमें 2 नियम थे, इसमें कहीं पे भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं होता है। 0th लॉ ऑफ टेम्परेचर ये है, ये आएगा इसमें। इसमें क्या बोलता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ए और बी और सी अपने पास 3 जो है निकाय हैं बॉडीज है, भाई ए है ये सी से टेम्परेचर में होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, तापीय साम्य है। बी और सी से तापीय साम्य में आपस में, तो ए और बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे, थर्मल इक्वल होंगे। क्यों ये बोला कि अगर दो बॉडीज हैं जो आपस में तापीय साम्य है, थर्मल इक्वल हैं आपस में, तो मतलब एक बॉडी से मतलब ए सी से और बी सी से, तो ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। यानी ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये टेम्परेचर के कंसेप्ट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, किसके कंसेप्ट को, ये चेंज ऑफ एंट्रोपी, जो एंट्रोपी ऑफ गैसेज, गैसों में जो एंट्रोपी में जो चेंजेज आते हैं वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सरल पेंडुलम की लंबाई का अनुपात 2:3 है, उनकी आवृत्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम्स इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अभी
अपन ने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपोजिट होती है किसके, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड के। अभी अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं क्या है, क्या फॉर्मूला है, अपन टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम में 2π√L/g। तो फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2π√g/L। अब अपने को ये कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या चाहिए, वेरिएंट एल, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L। ठीक है, ये अपने पास कंसेप्ट आ गया, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आ गया अपने पास। और अपने को हर क्वेश्चन में फर्स्ट ये देखना है कि अपने को उसमें क्या पूछ रखा है, अपने को सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट क्या है। बाकी अपने को कोई उससे मैटर नहीं है कि क्वेश्चन कितना लंबा है, कितना लेंथ थी, कोई मैटर नहीं करता है, उसका कंसेप्ट पकड़ो आप। तो इसमें लंबाई दे रखी है ना, लंबाई का कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे पकड़ लिया, फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। अब लंबाई का अपने को दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का अनुपात पूछ रखा है, यानी F1/F2 अपने को फाइंड आउट करना है टू पेंडुलम्स का। ये अपोजिट होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L2/L1। अपने को जो ये रेशियो दे रखा है ना, ये दे रखा है अपने को L1/L2, L1 और L2 का रेशियो अपने को दे रखा है 2:3, L1/L2 का। अपने को L2/L1 चाहिए, L2/L1, तो ये अपने को पता है 3:2 हो जाएगा, यानी 3/2। तो F1/F2 क्या आया 3:2 का अंडर रूट, ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, मतलब नेक्स्ट बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लॉजिक है क्वेश्चन में, लैंग्वेज का। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत स्थितिक विभव, मतलब वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है अपने को द्विध्रुव के कारण, दूरी r के रूप में निर्भर करती है। मतलब उनकी जो दूरी वो किस पे निर्भर करती है, मतलब दूरी कैसे निर्भर करती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस r। डिस्टेंस r पे किस तरह निर्भर करते हैं ये, मतलब इनका फॉर्मूला ही पूछ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है द्विध्रुव के कारण, पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, ये होता है kp वेक्टर अपॉन r3। अब जो पोटेंशियल का वो होता है 2kp वेक्टर कोस थीटा अपॉन r²। मतलब अब अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, ऊपर की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, अपने को क्या चाहिए, मैंने बोला था कंसेप्ट पकड़ो आप, मतलब इंटेंसिटी और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है इंटेंसिटी है वो पकड़ो, और उसका पोटेंशियल, इंटेंसिटी ये है ई, ये छोड़ दो, प्रोपोर्शनल टू r³ v प्रोपोर्शनल टू r²। इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करें, यानी r³ और r² फाइंड आउट करना, r³ r² है इसमें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अभी आपने देखा कि ऑप्शन इसमें भी r² और r³ दे रखा है अपने को, तो अपन ने ये ऑप्शन क्यों नहीं लगाया, ऑप्शन बी। रीजन ये है कि इसमें फर्स्ट अपने को क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो ये r³, तो r³ पहले आएगा ना, इसलिए ये ऑप्शन राइट आंसर है, बी है राइट आंसर नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, बी को देखा कि अपने को वेरिएंट मिल गया, आंसर मिल गया, पर अपने ये नहीं देखा पहले क्या दे रखा है, और अपने सीधा लगा दिया ऑप्शन भाई बी राइट आंसर। बाहर आके देखेंगे अरे यार ये तो गलत हो गया, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। पेपर में बिल्कुल सोच के आराम से समझ के क्वेश्चन को क्या पूछ रखा है फिर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक संतुलन की स्थिति को स्पष्ट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब कंप्लीट होगा, जब दोनों रोटेशनल और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आपस में होंगे तब। भाई एक तो जो इक्विलिब्रियम है वो रोटेट होगा तो भी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति एक खिंची हुई तार में संग्रहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। अब हमने दे रखा वाई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, और एस क्या है, स्ट्रेन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी के में अपन ने देखा है जो वर्क होता है, या आप एनर्जी लगा सकते हो, स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, अपन इसको के लिख देते हैं या यू लिख दो आप, ये क्या होती है, हाफ इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटे इंटू विकृति होती है। अब अपने प्रतिबल क्या होता है, अपने ये तो दे ही नहीं रखा इसमें, विकृति तो चलो आ गई यहाँ पे, ऐसी स्ट्रेन विकृति आ गई अपने पास, बट प्रतिबल तो आया नहीं। ये अपने को करना है, क्या होता है, हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ई प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल, ये विकृति है वो प्रतिबल के प्रोपोर्शनल होती है, तो विकृति है ये प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल है। तो प्रतिबल क्या हो गया, ई इंटू विकृति एस, यानी ई इंटू एस। ई बोल दे या वाई बोल दे, यहाँ पे वाई दे रखा, आप वाई लिख लो। ठीक है, वाई इंटू एस, यानी कि प्रतिबल जो आए वाई इंटू एस आया है, यानी हाफ इंटू वाई इंटू एस। और यहाँ पे विकृति है, इसको एस लिख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है एस इजकल टू स्ट्रेन, तो एस, यानी अपने पास जो आया ये क्या है, हाफ इंटू वाई एस स्क्वायर। हाफ वाई एस स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ये वाई एस स्क्वायर हाफ नहीं है, ये 3/2 है, ये 1/, वाई एस स्क्वायर सभी में, बट आगे का वेरिएंट भी ध्यान रखना है। तो वाई एस स्क्वायर कैसे आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v के साथ घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत, और इलेक्ट्रॉन त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान E/m का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो दे रखा है कि इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the velocity of the electron and the electron is moving on a circular path of radius r। ये सिर्फ अपने को एक लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। मेन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेन चार्ज पर यूनिट मास E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अपने को E/m फाइंड आउट करना है किसके बराबर होता है, और इसके अकॉर्डिंग अपने को पता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है mv²/r है, ये कहाँ से मिलता है, लोरेंज बल से, QVB। एक v से एक v कट जाएगा, अपने पास क्या बचा, mv/r इक्वल टू QB। तो अपने को एक तो r चाहिए, राइट, r इक्वल टू mv/QB लिख दिया। अब Q है, ये किसका काम करता है, चार्ज का, आवेश का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है E, यानी चार्ज अपने को इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, mv/EB, E लिख दिया इसको। अब अपने को क्या मिला, यहाँ पे M और E मिल गया, यहाँ पे E और M ही लिखना था, और ये अपने को मिल गया M और E। तो बाकी जो वेरिएंट है इसको इधर भेज देंगे, इसको ऊपर भेजो RB, और ये V नीचे आ जाएगा, RB/V इक्वल टू M/E। अपने पास अपोजिट आ गया, अपने को फाइंड करना था E/m, और अपने पास आया क्या है, M/E। तो अपने इसको उल्टा लिख देंगे, E/m इक्वल टू क्या आ गया, V/RB, यानी E/m अपने पास क्या आया, V/RB। तो ऑप्शन V/RB किस में, ऑप्शन सी में, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण H ν इक्वल टू 5 + k है, जहाँ k प्रतिनिधित्व करता है
यानी आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे रखा है अपने को, और उसमें के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने को पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी एंड नन ऑफ द अबव। फर्स्ट तो देखो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि किसी पे अपन एनर्जी डालते हैं ना, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर इमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो जो उस पे जो अपन एनर्जी डाल रहे हैं वो होती है ढैली आवृत्ति, ढैली फ्रीक्वेंसी के बाद ही वो वहाँ से रिमूव करते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी है ना, वो उसका हो गया वर्क फंक्शन फाई, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एक तो मिनिमम एनर्जी हो गया फाई प्लस अब उनको वहाँ से ले जाने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो होती है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपन ने सतह से तो उत्सर्जित कर दिया, अब उसको वहाँ से बाहर भी लेके आना है ना, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे अपन लिख देंगे के ई मैक्सिमम। तो ये हो गया एक इक्वेशन है, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि एनर्जी टोटल एनर्जी है वो किस किस में डिवाइड हुई ये अपन ने इस इक्वेशन में लिख दिया है, ठीक है। और अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है कि एच न्यू इजिकल टू फाइव प्लस के, राइट। अब ई क्या होता है, अब ये तो अपन ने लिया है इक्वेशन, बट फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई इजिकल टू एच न्यू ये होती है। अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई इजिकल टू एच न्यू है, तो ई इजिकल टू एच न्यू, ई के वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन, एच न्यू इजिकल टू फाइव प्लस के ई मैक्सिमम, ठीक है। ये अपने पास ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन टू है। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हो कि एच न्यू इजिकल टू फाइव प्लस के, और इक्वेशन टू में आप देख रहे हो कि एच न्यू इजिकल टू फाइव प्लस के ई मैक्सिमम, यानी इनकी जब अपन कंपेयर करते हैं तो इसके दो टर्म बराबर हैं, तीसरा टर्म के इजिकल टू क्या आ रहा है, के ई मैक्सिमम, यानी के इजिकल टू के ई मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स को ही तो अपन इमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की आएगी, कोई बॉल की तो आएगी नहीं। तो ये ऑप्शन आ गया बी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो के रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाता है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h एंड रीबाउंड्स टू ए हाइट विच इज 80% ऑफ द इनिशियल हाइट एंड फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसका तुरंत सॉल्यूशन कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाता है। भाई ये कोई बॉल है, इसको h ऊंचाई से अपन ने गिरा दिया और एक ऊंचाई तक रिबाउंड होता है, मतलब जब ये सरफेस है यहाँ पे अपन ने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है, क्या किया, ऊपर से ड्रॉप, अब ये नीचे आके वापस रिबाउंड तो होगी, तो ये मान लो यहाँ तक आ गई, मतलब यहाँ से अपन ने इसको गिराया था और ये यहाँ तक रिबाउंड हो गई। जो इसकी जो इनिशियल हाइट है उसका 80% है, यानी 80% ये 80% है इसकी इनिशियल हाइट का, ठीक है। तो अपने को क्या पूछ रहा है कि गेंद की जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा का अनुपात अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि प्रारंभिक और अंतिम। तो अब अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, mgh, यानी P1 इजकल टू mgh। अब P1 और P2 का अपने को अनुपात पूछ रखा है, ये हो गया। अब अपने देखा ये तो वेरिएंट है, यानी P प्रोपोर्शनल टू H। ये अपन ने, अब भी मैंने बोला कंसेप्ट पकड़ो, तो P और H चाहिए था, ले लिया अपन ने। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में गेंद की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के लिए अंतिम स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, प्रारंभिक और अंतिम नहीं दे रखा है, प्रारंभिक के लिए अंतिम। तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा P, ये गलत है, ये आएगा P2 अपॉन P1। क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का करना है टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के लिए करना है अपने को। तो यानी P2 अपॉन P1 इजकल टू H2 अपॉन H1। अब H2 क्या है, 80%, और H को अपने क्या मान लेंगे, 100%। ये H और ये H, ये तो कट गया, यानी 80 अपॉन 100, 4/5, 20 से काट देंगे, यानी P2 अपॉन P1 क्या आ गया अपने पास, 4/5। ऑप्शन बी राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपने को, वो पकड़ना था। क्या दे रखा है अपने को, हाइट का दे रखा है अपने को, ठीक है, वो तो mgh से आ गया। अब m और g का क्या करेंगे, तो भाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो वेरिएंट क्या h और p, उस कांस्टेंट, उसको कंसेप्ट को पकड़ो आप। फिर सेकंड चीज लैंग्वेज को पकड़ो। गेंद की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा या संभावित ऊर्जा के लिए अंतिम स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा के लिए नहीं, और नहीं दे रखा है बीच में कि प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा के लिए अंतिम ऊर्जा का अनुपात, ये देखना है अपने को मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल ही। एक कण का वेग विस्थापन के साथ भिन्न होता है, और जैसे कैसे एक अपने को समीकरण दे रखा है जहाँ a और b स्थिरांक है, कण का त्वरण है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस bx, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, अब नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, एक या जीरो, फाइंड आउट करना है अपने को। क्या दे रखा है, v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस bx। अब अपने को पता है कि वेग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ही एक्सेलरेशन होता है विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बट अपने पास यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, अपने पास ये तो दोनों कांस्टेंट है, वेरिएंट है x। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन 2v dv अपॉन dx, ठीक है। a ये तो 0 हो जाएगा a का, प्लस b, भाई x के उसमें रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा। अब इसको तो चाहे आप हटा दो, कांस्टेंट है ये, हटा दिया, अपने पास आया v dv अपॉन dx b, और ये 2 को इसके डिवाइड में ले आए, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि b कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब अपने पास b dv अपॉन dx तो आ गया, मतलब v का डिफरेंशिएशन तो आ गया, बट विद रेस्पेक्ट ऑफ x आया, अपने को रेस्पेक्ट ऑफ t निकालना है, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो अपने को पता है कि विद रेस्पेक्ट ऑफ x में जो, विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम जो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt, ये होती है वेलोसिटी। और अपने पास यहाँ पे dv अपॉन dx ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये तो क्रॉस हो जाएंगे, तो अपने पास आएगा क्या, dv अपॉन dt इक्वल टू b/2, यानी dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम अपने को मिल गया, यानी इसको अपन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, a इक्वल टू b/2। अब b/2 क्या है, कांस्टेंट, यानी कि समान है, यूनिफॉर्म रहेगा, कोई चेंज होगा ही नहीं इसमें, यूनिफॉर्म।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दो विद्युत प्रतिरोध R और 2R समांतर संयोजन में जुड़े हैं, मतलब टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट इन टू रेजिस्टेंस। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? हीट। पहले आपको समझा दूँ ये कैसा क्वेश्चन है। अपने को बोल रहा है कि पैरेलल ऑर्डर में दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, जोड़ दिए, और ये बैटरी के साथ जुड़ रहे हैं, वी वांतरी की कोई बैटरी उसके साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें की वगैरह छोड़ दीजिए, पर नहीं लगा रहे हैं। ये अपने को मेन क्वेश्चन तो अपना ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये इसकी वैल्यू 2R है और इसकी वैल्यू R ही है। अपने को फर्स्ट करना है कि इसमें पूछा क्या है, उष्मा का अनुपात पूछे, नहीं हीट। हीट क्या होती है? I²RT। एम आई राइट? अब अपने को पता है कि भाई अपने पास R है, T है, T टाइम है, चलेगा। बट अपने पास है क्या? नहीं, I तो है ही नहीं अपने पास, भाई ये है, V है, और अपने को पता है V = IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V = IR, तो अपने को I फाइंड आउट करना है, तो I क्या हो गया? V/R, यानी V²/R² इंटू RT, यानी H क्या है अपने पास? V²/RT। अब पैरेलल ऑर्डर है तो V है, ये कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा दोनों में। कांस्टेंट नहीं रहेगा बट दोनों में समान रहेगा, तो इससे जो चीज़ डिफरेंस नहीं उसको क्यों लेना है? डिफरेंट चीज़ लेनी है अपने को, जो दोनों में डिफरेंट हो, तभी तो रेशो निकलेगा। समान वो कट जाएगा, तो ये हट गया, T है, ये भी समान है, ये भी हट गया, तो अपने पास आया क्या? H है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी H1/H2 हीट निकालनी है दोनों की, R2/R1। इन्वर्सली में तो R2/R1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? H1/H2। वैल्यू रख दी इसकी 2R, इसकी R, यानी 2/1, 2:1। ऑप्शन ए 2:1 राइट आंसर। क्वेश्चन समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्षेपण है, द डिस्पर्सन इज। विक्षेपण क्या है? भाई एक प्रिज्म है, इसमें अपन ने यहाँ से एक लाइट डाल दी, वाइट लाइट, ये इधर झुकी, भाई थोड़ी सी इधर झुक गई, ये ऐसे ऐसे झुक के, और ये यहाँ पे आ गई, यहाँ से भी ये झुक गई ऐसे। पर यहाँ पे जब ये आती है ना, तो इससे कलर में डिवाइड हो जाते हैं, VIBGYOR। आपने देखा प्रिज्म पे जब लाइट पड़ती है और वो लाइट जब प्रिज्म से बाहर निकल के आती है, तो उसमें 7 कलर्स होते हैं जो अपने रेनबो में होते हैं। भाई इंद्रधनुष रेनबो में जो कलर होते हैं ना, वही कलर प्रिज्म से अपन लाइट डालते हैं तो उसमें आते हैं, VIBGYOR, ये कलर्स हैं। तो अपने कलर्स का मतलब श्वेत लाइट है, वाइट जो लाइट है उसका अपने कलर्स में जो डिवाइड होना है, स्प्लिट होना है, उसे ही अपन बोलते हैं डिस्पर्जन, विक्षेपण। एक कोने पर प्रकाश किरण का झुकना, नहीं भाई नहीं है, अपवर्तन हो गए, ये आवर्धन बोल सकते हैं इसको। एक सतह से प्रकाश किरणों का परावर्तन है ही नहीं, विक्षेपण नहीं है। प्रकाश किरण का विलंब की ओर झुकना जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अरे अपवर्तन हो गया। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजन, ऑप्शन डी इज राइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंसिस्टेंट कलर्स, ये मैंने यहाँ पे बताया कि प्रिज्म पे जब अपन लाइट डालते हैं वो 7 कलर में विभाजित हो जाता है। और रेनबो है उसमें भी यही सिस्टम होता है, वो भी अपने 7 कलर में, इसी कारण विक्षेपण के कारण ही प्रकाश में इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ये है, मतलब द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल एंड प्राइमरी कोयल ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 200 and 500 respectively. If the electric current in the primary coil is 48 एम्पियर, then find the current in secondary coil. सेकेंडरी कोयल में अपने को करंट फाइंड आउट करना है, मेन क्वेश्चन है ये। इसकी वैल्यू को छोड़ दो, क्या दे रखे अपने को, अब कंसेप्ट पकड़ना है। अपन को पता है कि जो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है E1 अपॉन E2 इजिकल टू I2 अपॉन I1 इजिकल टू N1 अपॉन N2। अब N1 वाला क्या है, ये नंबर ऑफ राउंड्स, ये क्या है करंट, और ये क्या है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये तो अपने को चाहिए नहीं, छोड़ दो इसको। I2 अपॉन I1 बराबर N1 अपॉन N2, ये अपना काम का फॉर्मूला अपने यहाँ पे लिख देते हैं। N1 अपॉन N2 इजकल टू I2 अपॉन I1 उल्टा होता है ये, ठीक है, मतलब N1 अपॉन N2, इधर I2 अपॉन I1 आएगा। अब N1 अपॉन N2 पता है अपने को भाई, द्वितीयक और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 200 और 500, मतलब प्राथमिक में 500 है, द्वितीयक में 200 है, बराबर I2 अपने को फाइंड आउट करना ही है, द्वितीयक कुंडली में विद्युत प्रवाह, तो ये इसको रख दो। I1 क्या है 48, भाई ये तो 5/2 बच गया। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट काट देती है, 24 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 24 इजकल टू I2, तो I2 क्या आ जाएगा अपने पास 120 एम्पियर, यानी 120 एम्पियर, ऑप्शन सी। भाई इसका मतलब सीधा वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आएगी ये 5 × 200 इजकल टू I अपॉन 48। अब इतना तो यार आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैथ के स्टूडेंट हो सभी, बाकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है, बाकी कर लेना आप यहाँ से कैलकुलेशन, 120 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्नो इंजन की दक्षता 75% है, यदि सिंक का तापमान 300 केल्विन हो तो स्रोत का तापमान ज्ञात करो। अभी मैंने आपको ये कार्नो इंजन के बारे में बताया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है ये। उसका जो दक्षता का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - Q2 अपॉन Q1, और दूसरा होता है 1 - T2 अपॉन T1। ये Q1 Q2 है, ये एनर्जी है या हीट के लिए होता है जब अपने ये दे रखी हो, और ये होता है टेम्परेचर दे रखा हो तब। अब अपने को क्या दे रखे, दक्षता कितनी दे रखी है अपने को, 75% दे रखी है, मतलब इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट अपने को दे रखी है। टेम्परेचर ऑफ सिंक भी अपने को दे रखा है, जो टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है। तो इसको अपन T2 अपॉन T1 लिख दिया और 1 - ईटा लिख देते हैं, ठीक है। अब अपने को करना क्या है इसमें फाइंड आउट, अपने को फाइंड आउट T1 करना है, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है T1, यानी कि सोर्स का जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको अपने उल्टा कर देंगे, T1 बराबर T2 अपॉन 1 - ईटा। T1 कितना हो गया, बट T2 कितना दे रखा है अपने को 300 केल्विन, चेंज करना ही नहीं है, केल्विन में दे रखा है। 1 - 75 दे रखा है, यानी 75 × 100, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा अपने पास 300/25 × 100। भाई 25 का नीचे जो 100 आएगा ऊपर लिख दिया अपन ने, यहाँ से काट दो 4 बार, यानी कि T1 कितना आ गया अपने पास 1200 केल्विन, ऑप्शन डी। बाकी यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में आप भी निकाल लेना, सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर त्वरण है वो 75% कम हो जाता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या की शर्तें। पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल होता है वो होता है Gm/r²। हाइट पे क्या होता है G/1 - h/r का होल स्क्वायर, राइट। अब अपने को पता है कि 75% कम हो जाता है, यानी 25% ऑफ G, यानी कि G/4। अपने को G
बाई 4 है, जी डैश है वो, और ये जी है 1 माइनस एच अपॉन आर का स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इजिकल टू 1/h माइनस आर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1/1 माइनस एच अपॉन आर बराबर 1/2। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर 1 है, इसको चेंज कर देंगे, उल्टा घुमा देंगे, तो अपने पास आ गया 1 माइनस एच अपॉन आर इजिकल टू 2। तो एच अपॉन आर अपने पास कितना आ गया, 1। इसको भाई यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ गया ना। तो अपने पास एच बराबर कितना आया, आर, यानी हाइट जो है ना वो आर के बराबर होगी, तो वो ये होगी उसकी शर्त 75% कम हो जाने के लिए, यानी आर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 मीटर लंबाई का एक तार एकल घुमाव की वर्ताकार कुंडली बनाने के लिए झुकता है या घूमता है, उसको मोड़ते हैं। यदि कुंडली में धारा 1 एम्पियर है तो वर्ताकार कुंडली की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। आपने क्या दे रखा है, एक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज बेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर कोइल ऑफ सिंगल राउंड। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द सर्कुलर कोइल इफ द करंट इन द कोइल इज 1 एम्पियर। अपने को पता है कि कुंडली में जो अपना आघूर्ण फाइंड आउट करते हैं ना, मैग्नेटिक जो मोमेंटम, वो होता है NIA, यानी N क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स, I करंट, A एरिया उस तार का या जिस आकृति में उस आकृति का। अब अपने को पता है कि N क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स, एकल घुमाव दे रखा है, सिंगलटन यानी 1। I क्या है, 1 एम्पियर इंटू 1। ए नहीं पता है अपने को, ए क्या है, ये देखें वर्ताकार कुंडली नहीं, वर्त का पाई आर स्क्वायर लिख दो। अब पाई आर स्क्वायर तो लिख दिया, एम आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर, बट अपन ने यहाँ पे देखा ही अपने पास तो भाई पाई आर स्क्वायर का ऑप्शन है नहीं, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज क्या होगा वो आप देखो भाई, अपने को लेंथ दे रखी है, मतलब 2 मीटर लंबाई का। इससे दिमाग में चमका कि अपने को ये क्यों दिया है, आपके भी चमका दिमाग में। तो अपने ने देखा कि जो इसकी पैरामीटर होता है वर्त का, परिधि होती है, वो होती है 2 पाई आर, और ये लेंथ के बराबर होती है, तार की लेंथ के बराबर ही होगी। तो लेंथ अपने को 2 दे रखी है, 2 पाई आर इजिकल टू 2। अब 2 से तो 2 कट गया, पाई आर अपने पास आ गया 1, तो आर क्या आ गया, 1 पाई। अपने पास आर की वैल्यू आ गई। अब ये आर की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे, यानी पाई इंटू 1/पाई का स्क्वायर। तो 1 पाई से 1 पाई कट गया, यानी एम अपने पास कितना आ गया, 1 पाई। ये आ गया अपने पास एम की वैल्यू 1 पाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मिल गया अपने पास 1 पाई, अपने देखा मिला। तो कहाँ से चमका, लेंथ से चमका। तो ऐसे क्वेश्चन को अटैच किया करो, मतलब एक क्वेश्चन में हर एक जो टर्म है ना उसको कनेक्ट करके फिर करो, आप आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 25। क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र और धारा I के करंट तार में इलेक्ट्रॉनों का बहाव वेग v है। यदि विद्युत धारा और क्रॉस अनुभागीय या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो नया बहाव वेग क्या होगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए करंट कैरिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड करंट I इज v। अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी v दे रखी है। इफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड देन द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी रिमेन सेम। कोई चेंज होगा ही नहीं। कैसे, अब अपने फर्स्ट ये देखते हैं क्या होता है, माइनस ई वेक्टर टो अपॉन एम, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये मास, टॉर्क, ईएमएफ। अब अपन ने यहाँ पे 4 टर्म थी, चारों टर्म मैंने लिख दी। ई होता है इलेक्ट्रॉन, ईएमएफ, टॉर्क और मास। अब आपने देखा
कि यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो करंट है उसको डबल कर रहा है, जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं। तो उनमें आप चेंज करो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें भाई? 3 बार चेंज कर, 4 बार कर, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें तो कोई वो वैल्यू चाहिए जो इसमें आ रही है, वो तूने दी ही नहीं। वो तूने नहीं दी तो हम लिखेंगे रिमेन सेम, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपके क्वेश्चन में वो हो गए। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लैंग्वेज इसमें ठीक दे रखी थी। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। लॉकडाउन लग रहा है, उस वजह से स्टूडियो अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो अपने यहाँ कॉपी में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिकॉज भी अपन ने स्टार्ट किया है तो प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है, उसमें भी टाइम है, तो आपके पास टाइम है। अपन प्रैक्टिस बैच के साथ साथ अब थ्योरी भी चालू करेंगे, क्योंकि टाइम है अपने पास अभी, तो थ्योरी भी कवर कर सकते हैं अपन। तो दोनों ही अपना एक साथ चलते रहेंगे। तो वीडियो को देखिए एंड तक, अच्छी वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आए वो आप कमेंट करके बताओ, हम उसमें मतलब आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और यार चैनल को लाइक कर देना, आप करते हो उससे हमें मोटिवेट होता है, तो हम भी आपको अच्छा देने का एफर्ट करते हैं कि भाई स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि आपसे ही हमें मोटिवेट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।